नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप की बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं की। देखिए, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते ही होंगे कि ये टॉपिक सिर्फ रटने वाले फैक्ट्स का पुलिंदा नहीं है। ये लिटरली हमारे आधुनिक विश्व की नींव है। आज हम यूरोप के इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को बिल्कुल डिकोड करेंगे, एकदम आसान और सीधे तरीके से। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। तो आज के हमारे इस डिस्कशन का ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे इतालवी शहरों के उदय से, फिर देखेंगे मानवतावाद और कुछ नए विचार। उसके बाद कला, वास्तुकला और प्रिंटिंग की दुनिया में आए बदलावों को समझेंगे। फिर बात करेंगे उस दौर में महिलाओं की स्थिति की। उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन और आखिर में साइंस और कोपरनिकस क्रांति पर चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, इतालवी शहरों का उदय। आपको याद होगा, पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इटली का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र एक तरह से बिखर सा गया था। इस पूरे युग को सही मायने में समझने के लिए हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है, इतालवी नगर राज्यों के इसी भू राजनीतिक रिवाइवल से। जरा इस मैप पर नजर डालिए। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच जब व्यापार बढ़ने लगा, तो इसका सीधा फायदा किसे हुआ? इटली के तटवर्ती बंदरगाहों को। वो पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गए। फ्लोरेंस और वेनिस जैसे जो स्वतंत्र नगर राज्य थे, वो देखते ही देखते कला, ज्ञान और नागरिक स्वाभिमान के एकदम वाइब्रेंट हब बन गए। और हाँ, 12वीं सदी से मंगोलों के साथ जो रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट का व्यापार शुरू हुआ, उसने तो इन इटालवी शहरों को पश्चिमी यूरोप में सबसे अमीर और ताकतवर बना दिया। ये व्यापार सच में एक गेम चेंजर साबित हुआ। अब यहाँ मेंस एग्जाम के नजरिए से एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। रेनेसां या पुनर्जागरण शब्द का सबसे प्रभावशाली इस्तेमाल 1860 में स्विस इतिहासकार जैकोब बर्कहार्ट ने किया था। बर्कहार्ट ने साफ कहा कि ये काल मध्ययुगीन अतीत से बिल्कुल अलग था। यहाँ एक नए आधुनिक मानवतावादी व्यक्ति का जन्म हो रहा था, एक ऐसा इंसान जो अपने डिसीजंस खुद ले सकता था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जो है मानवतावाद और नए विचार। देखिए, जैसे जैसे व्यापार से इन शहरों में बेशुमार दौलत आई, मानवतावाद या ह्यूमैनिज्म नाम का एक बिल्कुल नया इंटेलेक्चुअल मूवमेंट शुरू हो गया। स्टार्टिंग में ये मुख्य रूप से कानून और नई नई बनी यूनिवर्सिटीज में प्राचीन किताबों को पढ़ने से जुड़ा था। ये टाइमलाइन देखिए, इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं। 11वीं सदी में पडुआ और बोलोग्ना यूनिवर्सिटीज कानून की पढ़ाई के मेन सेंटर हुआ करते थे। लेकिन फ्रांसिस्को पेट्रार्क जैसे स्कॉलर्स को लगा कि प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यता को समझना सिर्फ कानून तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, राइट? इसलिए उन्होंने धर्म से हटकर शास्त्रीय साहित्य, ग्रामर और इतिहास जैसे सब्जेक्ट्स पर फोकस किया, और इसी को नाम दिया गया ह्यूमैनिटीज। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? इन मानवतावादी विद्वानों ने जानबूझकर इतिहास का एक नया नैरेटिव सेट कर दिया। उन्होंने रोमन साम्राज्य के पतन के बाद की सदियों को सीधा अंधकार युग या डार्क एजेस कह दिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि चर्च ने लोगों की सोच को पूरी तरह जकड़ रखा था, और अपने खुद के युग को उन्होंने आधुनिक युग का नाम दिया, जहां इंसान फाइनली आजाद होकर सोच सकता था। अब प्रीलिम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसे यूरोप के इतिहासकार लंबे समय तक इग्नोर करते रहे, वो है अरब और मध्य एशियाई विद्वानों का कंट्रीब्यूशन। जब यूरोप अपने तथाकथित अंधकार युग में था, तब अरब ट्रांसलेटर्स ने ही प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों को बहुत संभाल कर रखा था। इब्ने सीना और अल राजी जैसे मुस्लिम स्कॉलर्स के मेडिकल और एस्ट्रोनॉमी के ग्रंथ इटली की यूनिवर्सिटीज में बाकायदा पढ़ाए जाते थे। तो यूरोप पर यह एक बहुत बड़ा बौद्धिक कर्ज था। चलिए, अब आते हैं भाग 3 पर, कला, वास्तुकला और मुद्रण। अब ये जो मानवतावाद के नए दर्शन थे, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स तक सीमित नहीं रहे। इन्होंने कला और आर्किटेक्चर की दुनिया में भी एक जबरदस्त क्रांति ला दी। मध्यकालीन और आधुनिक कला के बीच का ये डिफरेंस आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। बाईं तरफ देखिए, माइकेलैंजेलो की द पिएटा मूर्ति। इसकी शारीरिक यथार्थता यानी एनाटॉमिकल एक्यूरेसी देखिए। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि चीरफाड़ के नए विज्ञान और कंकालों की स्टडी का नतीजा था। और दाईं ओर है फिलिप्पो ब्रूनेलस्ची का डिजाइन किया हुआ फ्लोरेंस का भव्य गुंबद, जिसने प्राचीन रोमन आर्किटेक्चर की भव्यता को फिर से जिंदा कर दिया।
और इसी बीच 1455 में हुआ एक ऐसा आविष्कार जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, जोहानिस गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। ये समझ लीजिए कि ये इस पूरे युग का सबसे बड़ा एक्सेलरेटर था। अब स्टूडेंट्स को पादरियों की लिखी महंगी पांडुलिपियों पर डिपेंड नहीं रहना था। ज्ञान का लिटरली डेमोक्रेटाइजेशन हो गया। किताबें सस्ती हुई और लोग अकेले में बैठकर खुद से पढ़ने लगे। क्रांतिकारी विचार अब बिना किसी रोक टोक के सीमाओं के पार तेजी से फैल रहे थे। वैसे मानवतावाद का मतलब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें या आदर्शवाद नहीं था। निकोलो मैकियावेली ने 1513 में अपनी किताब द प्रिंस में इंसान के नेचर का एकदम ब्रूटल और प्रैक्टिकल एनालिसिस किया। उन्होंने कहा कि इंसान स्वार्थी होता है। धर्म और नैतिकता को किनारे रखकर उन्होंने मानव व्यवहार और राजनीति को बिल्कुल वैसे ही देखा जैसे वो असल में थे। ये सोच की एक बहुत बड़ी क्रांति थी। अब आते हैं भाग 4 पर, महिलाओं की स्थिति। हमने इंसानी आज़ादी की बहुत बात की, लेकिन क्या इस रेनेसा में महिलाओं के लिए भी कोई आज़ादी थी? सच्चाई तो ये है कि उस दौर में भी महिलाओं के लिए सामाजिक नियम काफी हद तक पुराने और पाबंदियों वाले ही थे। पब्लिक लाइफ में अभी भी एलीट क्लास के पुरुषों का ही दबदबा था। महिलाओं को ना तो प्रॉपर्टी के राइट्स थे और ना ही बिजनेस के। लेकिन मंटुआ की मर्छसा, इसाबेला दी स्टेट जैसी कुछ एक्सेप्शनल महिलाएं भी थीं। इन्होंने अपने इंटेलेक्ट से इस पुरुष प्रधान समाज में अपनी एक अलग जगह बनाई और ये साबित किया कि महिलाएं न सिर्फ अच्छा शासन कर सकती हैं, बल्कि कला को भी प्रमोट कर सकती हैं। जरा वेनिस की राइटर कैसेंड्रा फिदेले के इस कोट पर ध्यान दीजिए। ये महिलाओं के एजुकेशनल राइट्स के लिए उठी एक बहुत ही पावरफुल ऐतिहासिक आवाज है। उन्होंने उस टाइम की इस आम सोच को कड़ी चुनौती दी कि ज्ञान पर सिर्फ आदमियों का हक है। उनके जैसी विचारकों ने उन तथाकथित गणतंत्र के दावों की पोल खोल दी, जो आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें तो करते थे, लेकिन महिलाओं की आवाज़ को दबा देते थे। भाग 5, धर्म सुधार आंदोलन। अब जाहिर सी बात है, जब इंसान खुद सोचने लगा और पुरानी किताबों को क्रिटिकली पढ़ने लगा, तो उसका टकराव कैथोलिक चर्च की पुरानी और रूढ़िवादी प्रथाओं से होना ही था। और इसी बड़े टकराव को हम धर्म सुधार आंदोलन या रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहते हैं। उस वक्त आम ईसाइयों को ये महसूस होने लगा था कि कैथोलिक चर्च अब सिर्फ एक लालची टैक्स वसूलने वाली संस्था बन गया है। सबसे ज्यादा गुस्सा था इंडल्जेंसेस यानी पाप क्षमा पत्रों की बिक्री पर। मतलब आप चर्च को पैसे दीजिए और आपके पाप माफ। इसके खिलाफ 1517 में मार्टिन लूथर नाम के एक जर्मन भिक्षु ने जबरदस्त अभियान छेड़ दिया। उन्होंने साफ कहा कि भगवान से जुड़ने के लिए किसी पादरी की जरूरत नहीं है, आपकी सच्ची आस्था ही काफी है। लूथर के इस आंदोलन ने पूरे यूरोप की राजनीति को बदल दिया और उसे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक 2 हिस्सों में बांट दिया। अब जब कैथोलिक चर्च ने देखा कि उनकी सत्ता खिसक रही है, तो उन्होंने खुद को सुधारने के लिए कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन शुरू किया। उन्होंने अपने अंदर के करप्शन को कम करने की कोशिश की और 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस बनाई। इसके मेंबर्स को जेसुइट्स कहा जाता था और इनका मेन काम था गरीबों की सेवा करना और चर्च की खोई हुई इमेज को वापस लाना। अब हम पहुंच गए हैं भाग 6 पर, विज्ञान और कोपरनिकस क्रांति। देखिए, जब धर्म और समाज में इतने बदलाव हो रहे थे, उसी समय यूनिवर्स को लेकर हमारी समझ में भी एक ऐसा भयानक शिफ्ट आया जिसने सदियों पुराने धार्मिक विश्वासों को ध्वस्त कर दिया। चलिए साइंटिफिक रेवोल्यूशन को समझते हैं। ये वो दौर था जब साइंस में लिटरली एक धमाका हुआ। 16वीं और 17वीं सदी में अंधविश्वास की जगह एक्सपेरिमेंट्स ने ले ली। वेसिलियस ने ह्यूमन एनाटॉमी को बारीकी से समझा, तो विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की। धीरे धीरे पेरिस और लंदन में बड़ी बड़ी साइंस एकेडमीज खुलने लगीं, जहां रिसर्च और फैक्ट्स को बाकायदा प्रमोट किया जाने लगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे क्रूशियल टर्निंग पॉइंट था कोपरनिकस की क्रांति। उस वक्त ईसाइयों का मानना था कि पृथ्वी पापों से भरी है और पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में एकदम फिक्स है। लेकिन कोपरनिकस ने क्या कहा कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं। अब कोपरनिकस खुद एक पक्के ईसाई थे और उन्हें चर्च के गुस्से का इतना डर था कि उन्होंने जिंदगी भर अपनी ये थियरी पब्लिश नहीं की। सोचिए, मरते वक्त उन्होंने अपनी पांडुलिपि अपने फॉलोअर को सौंपी थी। लेकिन सच को छुपना कहाँ था। बाद में गैलीलियो ने अपनी टेलीस्कोप से कोपरनिकस की थ्योरी को एकदम सही साबित कर दिया। उन्होंने चर्च से साफ साफ कह दिया कि देखो, बाइबल ये तो बताती है कि स्वर्ग कैसे जाना है, लेकिन स्वर्ग काम कैसे करता है ये बाइबल नहीं बताती।
और फिर आइजैक न्यूटन की ग्रेविटी की थ्योरी ने तो फाइनल कील ठोक दी। ये साबित हो गया कि ब्रह्मांड किसी रोजमर्रा के ईश्वरी चमत्कार से नहीं बल्कि फिजिक्स और मैथ्स के लॉजिकल नियमों से चलता है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं आज की निष्कर्ष पर, रेनेसां की इस पूरी अवधारणा का पुनर्मूल्यांकन। अगर आप मेंस एग्जाम में एक एनालिटिकल आंसर लिख रहे हैं तो इस कॉम्प्लेक्स एरा को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि क्या ये रेनेसां सच में उतना ही ड्रामेटिक था जितना हमें बताया जाता है? क्या 14वीं शताब्दी में रातों रात कोई पुनर्जागरण आ गया था? पीटर बर्ग जैसे मॉडर्न हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं, बर्कहार्ट ने इसे कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर पेश किया। अंधकार युग पूरी तरह से डार्क नहीं था और 14वीं सदी का ज्ञान कहीं आसमान से नहीं टपका था। ये रोम, यूनान और खास तौर पर अरब और एशियाई सभ्यताओं से मिले ज्ञान का ही एक कंटिन्यूअस फ्लो था। तो जाते जाते ये सोचिएगा जरूर, क्या इतिहास को हम अंधकार और रोशनी के ब्लैक एंड व्हाइट खानों में बांट सकते हैं, या फिर ज्ञान हमेशा से अलग अलग सभ्यताओं के लगातार लेन देन का ही नतीजा रहा है? हमारे इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम इतिहास के उस दिलचस्प दौर की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने हमारी आज की आधुनिक दुनिया की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं 14वीं से 17वीं सदी के यूरोप की। एक ऐसा समय जब यूरोपीय शहरों में एक गजब का सांस्कृतिक जागरण हो रहा था, जिसे पुनर्जागरण या रेनेसां के नाम से जाना जाता है। ये वो दौर था जब कला, विज्ञान और विचारों की पूरी दुनिया जैसे एक नई करवट ले रही थी। 1486 में जोवानी पिको डेला मिरांडोला नाम के एक विद्वान ने एक बहुत ही कमाल की बात लिखी थी। उन्होंने कहा था, जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए कसरत जरूरी है, ठीक वैसे ही दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए शब्दों के दंगल में उतरना जरूरी है। ये कोई आम पंक्ति नहीं है, ये सीधे तौर पर उस समय की बौद्धिक जिज्ञासा को दिखाती है कि कैसे उस दौर का मानवतावादी समाज खुले विचारों, जोरदार बहसों और स्वतंत्र सोच को लेकर कितना उत्साहित था। तो इस जटिल लेकिन बेहद रोमांचक सफर को कैसे समझा जाए? सबसे पहले शहरी संस्कृति के उदय पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे इतालवी नगर राज्यों का पुनर्जन्म, इसके बाद मानवतावाद और प्राचीन ज्ञान की वापसी, विज्ञान में अरब विद्वानों का अहम योगदान, कला की दुनिया में आई बड़ी क्रांति और आखिर में मुद्रण युग यानी प्रिंटिंग प्रेस के दौर को समझेंगे, जिसने इन सारे नए विचारों को रातों रात दुनिया भर में फैला दिया। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव से, शहरी संस्कृति के उदय से। सामंतवाद का धीरे धीरे अंत हो रहा था और दुनिया भर में व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। इसी के साथ जन्म हुआ एक बिल्कुल नई और स्वतंत्र शहरी संस्कृति का। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। उस दौर के विद्वानों ने, जिन्हें मानवतावादी कहा जाता था, अपने से पहले के 1000 सालों को सीधे अंधकार युग या मध्य युग कह दिया। उनका मानना था कि इन 1000 सालों में चर्च का बहुत सख्त नियंत्रण था और सारा प्राचीन ज्ञान जैसे कहीं खो गया था। और इसके ठीक उलट, उन्होंने अपने खुद के समय को आधुनिक युग का नाम दिया, क्योंकि अब सारा ध्यान संस्थाओं पर नहीं बल्कि एक आम इंसान की क्षमता और उसके हुनर को निखारने पर था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसका जवाब इटली के नगर राज्यों की भौगोलिक स्थिति में छिपा है, जिसने इस बड़े सांस्कृतिक जागरण के लिए एकदम सही जमीन तैयार की। अगर उस समय के इटली की राजनीतिक स्थिति को देखा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, इटली कोई एक बड़ा विशाल साम्राज्य नहीं था, बल्कि वो कई छोटे छोटे लेकिन बेहद धनवान और स्वतंत्र नगर राज्यों में बटा हुआ था। जैसे जैसे बिज़ांटियन साम्राज्य और इस्लामी देशों के साथ व्यापार बढ़ा, इटली के इन तटीय बंदरगाहों में मानो नई जान आ गई। ये शहर अब किसी एक राजा के अधीन नहीं थे, बल्कि खुद में स्वतंत्र और बहुत ही अमीर व्यापारिक हब बन चुके थे। वेनिस और जेनोआ जैसे शहरों का माहौल तो एकदम ही अलग था। यहाँ सत्ता की चाबी केवल सामंतों या धर्मगुरुओं के हाथ में नहीं थी। इसके बजाय शहर के अमीर व्यापारियों और महाजनों ने खुद आगे बढ़कर शहर का शासन चलाना शुरू कर दिया। इसी वजह से वहाँ के लोगों में नागरिकता और स्वतंत्रता की एक बहुत ही मजबूत भावना पैदा हुई, जो उस जमाने के हिसाब से सच में एक क्रांतिकारी बात थी। और फिर आता है फ्लोरेंस। 1470 के आसपास फ्लोरेंस इटली का धड़कता हुआ बौद्धिक और कलात्मक हृदय बन चुका था। दांते जैसे महान कवि और जोट्टो जैसे चित्रकार, जिनकी बनाई तस्वीरें एकदम असली लगती थी, इन लोगों ने फ्लोरेंस की पूरी पहचान ही बदल दी। फ्लोरेंस अपनी दौलत से कहीं ज्यादा अपने महान और प्रतिभाशाली नागरिकों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया।
अब इन चमकते हुए शहरों के बीच सोच और दर्शन के स्तर पर भी एक बहुत बड़ा बदलाव आकार ले रहा था, और वो था मानवतावाद का उदय और प्राचीन ज्ञान की शानदार वापसी। उस दौर की घटनाओं की रफ्तार को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो यह किसी थ्रिलर से कम नहीं लगता। शिक्षा और राजनीति एक ही समय में करवट ले रहे थे। 1300 में पादुआ के विश्वविद्यालयों में मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा। 1341 में पेट्रार्क को राजकवि का सम्मान मिला, और फिर 1453 में एक तरफ कुस्तुंतुनिया का पतन होता है, और ठीक अगले ही साल 1454 में गुटनबर्ग पहली बार बाइबल छापते हैं। सब कुछ मानो एक ही लय में बहुत तेजी से बदल रहा था। लेकिन ये मानवतावाद आखिर था क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी सोच थी जो मानती थी कि हर इंसान अपने फैसले खुद ले सकता है और अपनी काबिलियत को निखार सकता है। पेट्रार्क जैसे विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया कि प्राचीन यूनानी और रोमन लेखकों को गहराई से पढ़ा जाना चाहिए। अब पढ़ाई का मतलब सिर्फ धर्म ग्रंथ पढ़ना नहीं रह गया था, बल्कि इसमें व्याकरण, कविता, इतिहास और नैतिक दर्शन जैसे विषय भी शामिल हो गए थे। अब यूरोपीय इतिहास की इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो अक्सर लोगों को चौंका देता है। वो है विज्ञान और दर्शन में अरब और इस्लामी विद्वानों का अहम योगदान। सच तो ये है कि ये वो बौद्धिक पुल था जिसके बिना शायद पुनर्जागरण कभी मुमकिन ही नहीं हो पाता। जब यूरोप के विद्वान पुराने यूनानी ग्रंथों को समझना चाहते थे तो वो सीधे मूल ग्रंथों से नहीं बल्कि अक्सर अरब अनुवादकों के जरिए ऐसा कर पाते थे। अरब विद्वानों ने इन अनमोल पांडुलिपियों को सहेज कर रखा था। इब्न सीना, जिन्हें यूरोप में एविसिना कहा गया, अल राजी, जिन्होंने चिकित्सा का पूरा विश्वकोश लिख डाला, और इब्न रुश्द, जिन्होंने दर्शन और धार्मिक विश्वास के बीच एक पुल बनाने का काम किया। इन अरब विद्वानों के बिना यूरोप का वैज्ञानिक पुनर्जागरण बिल्कुल अधूरा था। विज्ञान के इसी नए ज्ञान ने एक और क्षेत्र में जबरदस्त भूचाल ला दिया, और वो क्षेत्र था कला। ये सिर्फ रंगों या कैनवास का बदलाव नहीं था, बल्कि दुनिया को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। पुनर्जागरण काल की कला केवल कोई रचनात्मक अभिव्यक्ति नहीं थी। सच कहें तो यह एक बहुत ही कठोर वैज्ञानिक प्रक्रिया थी जिसे यथार्थवाद या रियलिज्म का नाम दिया गया। कलाकारों ने मानव शरीर को बारीकी से समझने के लिए बाकायदा मेडिकल कॉलेजों में जाकर चीरफाड़ का अध्ययन किया। आंड्रियास वेसेलियस जैसे मेडिकल प्रोफेसरों ने इसमें बहुत मदद की। इसके अलावा ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके पेंटिंग्स में एकदम सटीक 3D इफेक्ट डाला गया, और तेल वाले रंगों ने इन चित्रों को इतना जीवंत और चमकदार बना दिया कि मानो वो अभी बोल पड़ेंगे। और जब कला और विज्ञान के इस अद्भुत संगम की बात हो तो लियोनार्डो दा विंची से बेहतर उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। दा विंची को एक सच्चा रेनेसां व्यक्ति कहा जाता है। वो सिर्फ एक महान चित्रकार ही नहीं थे, उन्होंने वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना और गणित का भी गहरा अध्ययन किया। जरा सोचिए, उन्होंने उस जमाने में उड़ने वाली मशीनों के डिजाइन तक बना डाले थे। उनके लिए कला और विज्ञान दो अलग अलग चीजें नहीं थीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू थे। अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि इटली में कितने कमाल के विचार जन्म ले रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि इटली के ये विचार आखिर बाकी दुनिया तक कैसे पहुंचते। इसका जवाब छिपा था एक नई और क्रांतिकारी तकनीक में, मुद्रण युग यानी प्रिंटिंग प्रेस के दौर में। 1455 का साल और 150 का एक जादुई आंकड़ा सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन ये कोई मामूली संख्या नहीं थी। जब जोहानेस गुटेनबर्ग ने अपने छापेखाने में बाइबल की 150 प्रतियां एक साथ छापी तो इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। जरा सोचिए, इससे पहले एक भिक्षु को हाथ से केवल एक किताब की प्रतिलिपि बनाने में ही महीनों लग जाते थे। इस एक तकनीकी छलांग ने सब कुछ पलट कर रख दिया। अब छपी हुई किताबें तेजी से दूर दराज के देशों में पहुंचने लगी, और देखते ही देखते मानवतावादी विचार जंगल की आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गए। इस पूरी रोमांचक यात्रा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, क्या सच में रोम के पतन के बाद के उन 1000 सालों को अंधकार युग कहकर खारिज कर देना सही है? आज के कई आधुनिक इतिहासकार इस बात पर सवाल उठाते हैं। किसी भी युग को पूरी तरह से अंधकार में बताना थोड़ा नाइंसाफी लगता है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया बहुत अधिक जटिल और आपस में जुड़ी हुई होती है।
पुनर्जागरण अचानक कहीं से प्रकट नहीं हुआ था, बल्कि ये पिछली सदियों की नींव, अरब दुनिया के ज्ञान और उस समय के समाज में आ रहे बदलावों का ही एक शानदार नतीजा था। तो इस सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है इतिहास के इस अहम अध्याय को समझने का ये नया नजरिया पसंद आया होगा। ज्ञान की ये खोज आगे भी जारी रहेगी।